बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन आपका? यकीनन आज का दिन जो है वो आपका अच्छा जा रहा होगा। और इसके साथ साथ आज जो मौसम की सूरत हाल है वो इस टाइम आज जो टेम्परेचर है मौसम का वो है जी 30 सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर है। काफ़ी हफ्स हुई है और जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है, काफ़ी बारिशें हो रही हैं और हम देख रहे हैं यार यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत ही दरहम बरहम हो चुका है। हम देख रहे हैं जगह जगह जो है वो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। और मैं कल देख रही थी काफ़ी हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो आधी आधी डूबी हुई थी। और बाकी जैसे हम देखें हैं बाकी शहरों में, जैसे कराची की इस टाइम सूरत हाल है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही इस टाइम जो है सूरत हाल ख़राब है। काफ़ी टाइम से वहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अपने मुल्तान की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोगों के घर भी जो है वो तबाह हुए हैं इस वजह से। तो हमेशा मैं बात करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए, बारिश जो है वो रहमत नहीं बननी चाहिए। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पैदा हो जाती हैं जैसे ही बारिश आती है इस हवाले से। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और हमेशा इंसान को ना मजबूत रहना चाहिए। हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल दोराई से गुजर रही है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें। इस टाइम हम तमाम मुसलमानों को एक इत्तेहाद, मैं कहती हूँ कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, सबको एक साथ होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हर बंदा जो है वो अजीब अजीब मसाइल में फंसा हुआ है। अगर हम अपने लीडर्स की बात करें तो वो भी इस टाइम सिर्फ अपने मफाद के साथ जुड़े हैं, कोई भी इस टाइम मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। तो अपने मुल्क से भी मोहब्बत करें, ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वाजिद रज़ा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली उनमें हम देखते हैं वो एक तो एहसास से बड़े महरूम हैं और सेकेंडली उनमें विल पावर की जो है ना वो बड़ी कमी नज़र आती है। आज हम इस पर बात करेंगे कैसे वो महरूम रह जाते हैं, कैसे वो अपने आप में विल पावर जो है वो पैदा कर सकते हैं। ज़िंदगी की जो हमें चैलेंजेस का हमेशा डेली जो है वो सामना करना पड़ता है, उन बच्चों को मेंटली पे किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो अपने आप को इन चैलेंजेस के सामने जो रख कर फेस करें, लड़ सकें, फाइट कर सकें। ये आज हमारा का टॉपिक है, ऐसे ही है जी हाँ। तो आज इसमें हम डिटेल से ज़रा बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि कुव्वत इरादी है क्या? जी देखें, ये बेसिकली हम लोग जो है ना इसको एसोसिएट करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ कि हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स जो है ना, जब वो एक उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन सा काम मैंने करना है और कौन सा काम नहीं करना, तो उसके जो एक रिएक्शन जो उसका जनरेट होता है ना, उसको हम लोग एसोसिएट करते हैं अपनी विल पावर के साथ कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, या अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी उनको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी मिंगल अप होकर ना इसको जनरेट करती हैं विल पावर को। फिर उसके बाद आता है कि ये एसोसिएट किन तरीक़ों से है आया कि ये जो है ना वो हेरिटेज है, ये आपको विरासत में मिल रहा है, या आपकी सोसाइटी की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। तो मल्टीपल इसके फिनोमिनाज भी हैं और मल्टीपल इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ भी मार्केट के अंदर रोटेट कर रही हैं और बहुत सारी वजूहात हैं। हाँ, जाहिर बात है कि हमें देखना पड़ता है कि फैमिली में से, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका इंटरेक्शन जो है ना वो टेम्परामेंट के साथ भी है, ठीक है। तो हाँ। जैसे भी आप बात कह रही थी कि हम लोग जो वो डिफरेंट मसाइल के अंदर घुले हुए हैं और उसके बाद आजकल की जो एक पॉलिटिकल ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, उसके बाद एक जो है ना वो अगर हम लोग जब वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की बात करते हैं या हम लोग अपने फैमिली क्राइसिस की बात करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है तो वो ओवरऑल हमारी विल पावर को या बच्चों को वो किस हद तक इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें, इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अच्छा, वाकई देखना ना इंसान कभी कहते हैं ना वो कभी कभी मजबूत रहते हुए भी थक जाता है ना, थक जाता है बहुत ज़्यादा
आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैंने हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस तरह अभी हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, डिफरेंट हमारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिस्टर्ब हैं, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है, हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर तालीम के हवाले से बड़ा प्रेशर है। अच्छा, फिर आपका तालीम के साथ प्रेशर है, फिर आपका एक पेरेंट्स का भी एक दबाव होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो आजकल अभी से वो कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम लोगों को जो है वो गुस्सा उनको बहुत जल्दी आ जाता है। यहाँ पे एक चीज यही चीज जो है वो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में भी एक वो जो नंबर गेम है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, फिर पेरेंट्स की का भी दबाव होता है। ठीक है, पेरेंट्स ने अपनी स्ट्रगल कर ली हुई है, उसके बाद जाहिर बात है कि हर पेरेंट अपने बच्चों को वो कामयाब देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस कामयाबी की दौड़ में, और नॉर्मली हम लोग एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके ना ज़िंदगी की दौड़ में छोड़ दिया कि अब आपने दौड़ना शुरू करना है, ठीक है। उसमें तमाम फैक्टर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपका एजुकेशन, आपके जॉब, ये सारे के सारी एलिमेंट्स हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है, लेकिन स्ट्रेस उसका जब आता है तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम आप जितने भी मजबूत हों, बहुत मजबूत हों, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि जहाँ पे आप एक दफा टूट जाते हैं। हाँ। अब इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम उसको दोबारा से खड़ा होना सिखा रहे हैं बच्चों को या नहीं सिखा रहे, ठीक है। अगर हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, नंबर गेम की अगर बात की, अब आजकल जो है वो बच्चे एमकेट और ईकेट की प्रिपरेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है। अब हमारे पास केसेस आते हैं, क्या हमारे जो साइकोलॉजिस्ट दोस्त भी हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास बच्चा मैट्रिक के बाद भी आना शुरू हो गया, ठीक है। सुसाइड के केसेस अगर आपको मिलेंगे और बच्चा जो है वो अपना नोट एक छोड़ के गया हुआ, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मैं एफर्ट करना चाह रहा था, मैं कर रहा था लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। हार्ट अटैक के इश्यूज पहले हम कभी सुना करते थे कि जी जो बड़े लोग हैं उनमें है, अब जब वो 25 साल का एक नौजवान है या लड़की है या लड़का है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, हमें उसकी वजह मालूम करने की जरूरत थी। हम इसके पीछे लग गए कि जमाना क्या कह रहा है। जमाना सब कुछ कह रहा है भाई, ये सोसाइटी हर चीज कह रही है, लेकिन किन चीजों को आपने अपने ऊपर लेना है, किन चीजों को आपने जो है वो किन चीजों का स्ट्रेस लेना है, एक्चुअली जो चीज है वो है स्ट्रेस की मैनेजमेंट। जब तक स्ट्रेस की मैनेजमेंट हम बच्चों को नहीं बताएंगे, ठीक है, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है, हर चीज का स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑफिस का स्ट्रेस होगा तो मैं घर जाके निकाल दूंगा, ठीक है। घर की फ्रस्ट्रेशन होगी तो मैं ऑफिस आके निकाल दूंगा, रोड की जो है वो ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन मुझे होगी तो मैं किसी और पे निकाल दूंगा। और आजकल के हालात का आपको पता है कि अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करते हैं रोड पे, तो वो अगला बंदा जो है वो बिल्कुल वो किस स्टेट में जा रहा है आपको नहीं पता। तो ये चीज हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। विल पावर बिल्कुल हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज के कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर सेकेंडली हम जो चीज़ें देखते हैं, हमारा मुआशरा अब पहले वाले में टाइम में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो आपका सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपकी लाइफ पे, आपकी चीज़ों पे। फिर हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं अब, क्योंकि माशाल्लाह अब वाली जो जनरेशन है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप देखें अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा वो मोबाइल को यूज़ करना जानते हैं। और मैं तो समटाइम हैरान हो जाती हूँ, यकीन करें कि अभी कजन्स के बच्चे आ जाएं तो मैं हैरानी से देखती हूँ कि वो बच्चे माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं कि उनको हर चीज की नॉलेज है। नहीं देखो यार, हमारे टाइम पे तो हमें इन चीजों का पता भी नहीं था, और हम एक जाके टाइम पे हमें चीजों का पता लगा, लेकिन अभी से बच्चे जो हैं वो हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको हर चीज की नॉलेज होती है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये टैक्टिक्स भी हैं, ये गैजेट्स भी हैं, अब लामहला हमें इनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग ये तो यूँ समझ लें ना, ये जब तक अब आप चल रहे हैं आपकी लाइफ के साथ, ये कनेक्टेड है, ये अब कनेक्टेड है। अभी क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, जी, तो आप तो ये तो आगे मजीद बढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनका इस्तेमाल आपने बच्चों के साथ किस तरीके से करना है, उनको कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर इंगेज करना है, क्योंकि देखिए यहीं से बच्चों ने सीखना है।
ठीक है, हमारे पास या हमारे नॉट हमारे पेरेंट्स, लेकिन अब वाली जो जनरेशन है और उनकी आगे जो जनरेशन आ रही है, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप उनके साथ कनेक्टेड हो, आपने अपना रेस्ट भी करना है, आपने अपना होमवर्क अगले दिन का भी कंप्लीट करना है, आप घर जा रही हैं, आपने जाके घर को भी संभालना है, सारे मामला देखने हैं। तो उसके अंदर ये है कि आप उन बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पेरेंटल भी चीज़ें चल के आ रही होती हैं कि ठीक है माँ बाप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो आगे अब जब हम शाउट कर रहे हैं तो ला महला हमारे बच्चे भी हम पे शाउट कर रहे हैं, और उस टाइम पे मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार अच्छा मैंने बुरा किया। ठीक है, या अगर मेरे बच्चे ने शाउट किया तो मैं उसको और 2-4 लगा के उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तरीका सिर्फ माओ को आता है, जो फादर्स होते हैं ना उनको नहीं आता होता ये तरीका कि मार के चुप करवाने वाला। तो ठीक है, ये चीज है हमने अपने डर खाई हुई है। देखें डर बिठाना ना आज की इस मसले का हल नहीं है बेसिकली। ठीक है, डर बिठाएंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा, तो वो कल आपके लिए चैलेंज जनरेट करेगा मार्केट में आने के बाद। ठीक है, तो ये चीज है कि आप उन चीजों को थोड़ा डर और थोड़ा प्यार, ये चीजें तो वो कहते हैं थोड़ी बैलेंस करके चलना चाहिए। उसको जब आप लोग लेकर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, इसको लेकर चलना चाहिए। बल्कि अब आज के जो बच्चे हैं उनको सुनना चाहिए। ठीक है, जो हमारे 5th 6th 7th 8th या इन स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, मैट्रिक वाले बच्चे हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, कम से कम आप उनको सुने, उनसे पूछें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें हम लोग ये शायद आखिरी कड़ी थे कि जो ये कहते थे कि यार ठीक है मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। अब आगे वाली जनरेशन को आप क्या कहेंगे कि हम उनको समझा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन तरीकाकार थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्कूल लेवल पे टीचर्स उनको डिफरेंटली जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन मैं हमेशा जो है ना वो ये रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से भी और टीचर्स के से भी, उनसे जब डिस्कशन हो रही होती है कि हम बच्चों को ना फैंटेसी में से निकाल दें, फैंटेसी में से निकाल दें कि अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, लामाला कर रहा है, सारे बच्चे चीज़ें लिखवा के लाएंगे अपनी किस्मत में, लेकिन उस किस्मत को मोल्ड किस तरीके से करना है, उस तक पहुंचना कैसे है, उसकी ट्राई किस तरीके से करनी है। तो वो जो इंटरनल है ना उनका इंटरनल डिसीजन, ठीक है, ये चीज़ बड़ा इफेक्ट उसको कर रहा होता है। वो फिर उनका ईगर भी आ रहा है, फिर वो एंगर भी आ रहा है, फिर उनका टेम्परामेंट भी लूज हो रहा है चीज़ों पे, उसको वो कैसे टैकल करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें होती हैं पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए नई चीज़ें होती हैं, यार अच्छा मतलब ये हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें कल उनको काम आनी है। कि जहाँ पे जब जाहिर बात है कि बच्चे जब जाते हैं इंडस्ट्री में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, नई जॉब्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनको हर तरह का बंदा मिल रहा है। बिल्कुल डील कैसे करना है, उनकी पब्लिक डीलिंग में टेम्परामेंट का क्या किरदार है, वो अपने कजन्स के साथ आके बैठ रहे हैं तो वहाँ पे उनका टेम्परामेंट या ओवरऑल जो उनकी एंगर मैनेजमेंट है, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से होगी। हमारे पास स्ट्रेस का एक ही अलग है जी, ठीक है जी, हम जाके बैठ जाते हैं कॉर्नर में, जाके बैठ के जी मुझे अकेला छोड़ दें। ओके, आपने अकेला छोड़ दिया, व्हाट नेक्स्ट। इसलिए कि वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा तो उसके लिए चैलेंज है, वो फिर पेरेंट्स के लिए चैलेंज है। फिर पेरेंट्स अगर जो है वो बच्चे को लेके किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो फिर सारा ज़माना शुरू हो जाता है, लो जी साइकोलॉजिकल इशू है, तो वो और ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे ये वाकई हमारे लिए ना इस टाइम हर बंदा, मैं कहती हूँ किसी न किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज लाजमी हैं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना हम लोगों के, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस जो है वो आपको इस साइड पे ले जाता है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ अभी लाइव। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा है 8 मंथ का। अच्छा। अभी तो उसे समझ बुझ भी इतनी नहीं है, लेकिन वो क्यों डरा सहमा रहता है? डरा और सहमा रहता है, ठीक है। तो शेयरिंग नहीं करता आपसे कोई इस तरह की बात, क्यों? कोई वजह तो होगी। एज दोबारा पूछ। 8 मंथ का है, समझ नहीं आती प्रॉब्लम की क्या वजह है, क्यों 8 माह की? 8 साल या 8 माह? 8 मंथ। 8 मंथ का बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो डरा और सहमा। वैसे जी 8 ईयर्स का। डॉक्टर के पास लेके गई हूँ लेकिन कुछ समझ बुझ नहीं है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा वो बच्चों का जैसे 8 मंथ्स का है तो वो तो थोड़े बच्चे अभी यहाँ पे एक चीज ग्रो कर रहे होते हैं। 8 मंथ्स का भी अगर बेबी है ना, ठीक है,
मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास से केसेस इस तरह के आते हैं या हम लोग खुद एक फेज़ में से गुजरे हैं। मेरा अपना बेटा 2 साल का है, उसको हम लोगों ने थोड़े से तरीके से उसको ट्रेन किया है और एंटरटेन किया। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ओवरऑल इनके इंटरनल मैटर्स इनके और इनके हस्बैंड के कैसे चल रहे हैं। ये बच्चे के नज़दीक बहुत ज़्यादा शाउट तो नहीं करते, इनके घर में फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बच्चे की साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होगा, आप शाउट करें तो ऑटोमेटिकली वो क्या है कि उस बच्चे पे अभी से असरअंदाज। ये अच्छी बात है कि इन्होंने इस चीज़ को नोट कर लिया कि जी वो अभी से डर रहा है या सहम रहा है। रीजन क्या है, लेकिन कुछ वजूहत ये भी हो सकती हैं कि वो रात में बार बार उठ तो नहीं रहा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो जो है वो जैसे रात में अचानक मौसम खराब हो जाता है, ठीक है, बिजली चमकी है, तो वो उसके शोर की वजह से, ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है कि वो इस तरह की एक्टिविटी, अब वो देखें वो बताएगा नहीं बेसिकली। ठीक है, 8 महीने का बच्चा ना बोल के आपको बताएगा ना कुछ और करके आपको बताएगा, लेकिन अगर वो डरा हुआ लग रहा है और मतलब ये फियर जो है ना वो आंखों से पता लग जाता है कि इस समय ये जो फियर है ये किस चीज़ का है। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे मोबाइल पे भी कोई चीज इस तरह की देख लें ना, कोई एक्टिविटी भी इस तरह की, आपने कोई वीडियो देख ली है तो बच्चे तब भी थोड़ा सा। चले मैं यहाँ पे एक चीज शेयर कर देता हूँ। अभी जब वो कुर्बानी गुजरी है, ठीक है, ये तो गुज़िश्ता ईद मुबारक, तो वहाँ पे अब क्या हुआ कि बच्चों के सामने ना कुर्बानी कर दी, तो अब वो मेरा बेटा वो कॉन्टिन्यूस एक क्वेश्चन कर रहा है बार बार कि वो काटी कर ली है। अब वो एक चीज उसके माइंड में सेट हो गई है। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा हो तो उसको इतना जल्दी वो चीज भूल जाती है, लेकिन अब वो एक चीज उसको याद हो गई है तो वो अगले 4-6 महीने उसको याद रहेगी। तो ये चीज है कि जब आप बच्चों के सामने बोल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने फैमिली मैटर को देखेंगे कि वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं चलेगी जिसकी वजह से कोई ऐसा मसला। हाँ, बच्चों को फिर आप बच्चों को ज्यादा डांटे भी तो तब भी बच्चे जो है ना वो फिर इस तरह के रिजर्व हो जाते हैं, वो फिर थोड़ा सा सहमा हुआ, फिर डरा हुआ, ये चीजें फिर हम बच्चों में देखते हैं। और आजकल के बच्चे तो शरारती इतने होते हैं। अच्छा, जैसे हम विल पावर की बात कर रहे थे कि हम विल पावर कैसे, एक तो चैलेंजेस का आपको मैंने बात हमने स्टार्ट में भी की कि चैलेंजेस का तो सामना आपको करना पड़ता है कहीं ना कहीं। जिस तरह हम थोड़े जो है वो डाउन होते हैं, लेकिन उसको बहाल करने में किस तरह हम बहाल कर सकते हैं अपनी विल पावर को और दोबारा से उठकर जो है अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देखिए इस टाइम पे ना यहाँ पे हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। ठीक है, चैलेंज क्या आता है कि अगर हम लोग जब उन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे तो कहाँ पे मसला आ रहा है। देखिए उसकी जो एक मेन रीज़न है वो है हमारी डेली की स्टक रूटीन। 9 to 9 पे हम लोग चल रहे हैं, 9 to 5 पे हम लोग चल रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें हम लोग इसको दोनों एस्पेक्ट्स में देखेंगे। एक है कि इस्लामिक तरीका क्या है, ठीक है, उसके लिए है कि आप नमाज को अपनी लाइफ में प्रॉपरली इन कर लें। आपकी नमाज छूट रही है उसके लिए कोशिश करना शुरू कर दें। ठीक है, आप वर्क प्लेस पे हैं वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें, उसकी रूटीन बना लें। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेशन को आप अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं। वीकली ये कहा जाता है कि 7 से 8 दफ़ा आप लोगों ने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट लाइट्स की भी मेडिटेशन कर सकते हो। लाइट्स का, आपके रूम की लाइट्स कैसी हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी अपनी साइकोलॉजिकल सिचुएशन के ऊपर कि आपके रूम्स की लाइट्स कैसी हैं। नॉर्मली हमें से ये होता है कि वाइट लगा लो, येलो लगा लो, ठीक है, ये लाइट्स कर लो। आपके रूम का ओवरऑल एम्बियंस कैसा है, आपके घर का एम्बियंस कैसा है, ये चीज़ें डायरेक्टली आपकी साइकोलॉजी को हिट करती हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि अब आप जब मेडिटेशन की तरफ आ रहे हो तो मेडिटेशन में ये है कि आप खुद को थोड़ी देर के लिए अकेला करें, उसमें बैठें, टाइम निकालें। इसमें जो बेस्ट टाइम होता है वो नॉर्मली अगर आप फजर से पहले आप बैठ रहे हो अपने लिए, या जो है ना वो सोने से पहले का जो टाइम है जिस टाइम पे सब लोग अपने बेड पे चले गए हैं, आप इवन अपने बेड के ऊपर बैठ के भी अपनी मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में ये नहीं होता कि आपने बैठ के और पुराने ख्यालात को लाकर दोबारा से सोचना शुरू कर देना है कि तब मैं ऐसे कर लेता तो क्या होता, वो हो चुका हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे बैठ के आपने खाली जहन के साथ आपने दोबारा से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमारा चैलेंज ये है कि हम लोग जब अकेले बैठते हैं तब भी स्ट्रेस है, कहीं बैठे हुए तब भी स्ट्रेस है, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें वो पाइल अप होती जा रही हैं। जब पाइल अप होती जाएंगी तो वो फिर आप पे बर्डन ही है। अब उस बर्डन को ओवरकम किस तरीके से करना, वो ऐसे ही है कि आप अकेले बैठें, चीज़ों को देखें, अपने गोल्स सेट कर रहे हैं, गोल्स के ऊपर वर्किंग करें, इन तमाम चीज़ों पे काम करेंगे तो आप इनको कोप अप कर सकते हो।
तिलावत आप ज़्यादा नहीं कर रहे, आप 3 आयत पढ़ लें काफ़ी है। लेकिन क्या है कि उसके बाद आपने अपनी रूटीन को थोड़ा सा टाइट करना है, उसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर करना है, अपने लिए टाइम निकालें ना। हमारे लिए चैलेंज यही होता है कि हमारे पास दूसरों के लिए वक्त है लेकिन अपने लिए वक्त नहीं है। जब अपने लिए नहीं है तो फिर स्ट्रेस भी तो हमारा ही है ना, मैं किसी और का स्ट्रेस क्यों लेऊंगा अपने इधर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी हमारे सामने मिसालें भी होती हैं जिन लोगों ने अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत स्ट्रगल की जी। और अपनी विल पावर को बड़ा स्ट्रांग रखा। अच्छा, फिर होता है ना कहीं इंसान कहता है जी अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ता है। क्या ये बात ठीक है, आपको सेल्फिश होना पड़ता है? देखिए, सेल्फिशनेस की डेफिनेशन थोड़ा मार्केट में ख़राब है। ठीक है, सेल्फिश यही है कि मैं बस अपने लिए ही काम कर रहा हूँ, लामहला कोई भी अपने लिए काम नहीं कर रहा। ये भी एक चैलेंज है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जाते हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं और वहाँ जाके आप रैंडमली किसी से पूछेंगे कि आप किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली बताएगा कि जी मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अपने लिए स्ट्रगल वो एक हद तक कर चुका हुआ होता है। ठीक है कि यार अच्छा यहाँ तक मैं कर लेता हूँ तो मेरे लिए एनफ है। ठीक, अब उसके बाद वो वर्किंग किसके लिए कर रहा होता है? वो लामहला अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, वो किसी स्पाउस के लिए कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा है। सारी चीज़ें वो हम लोग आपसे भी पूछेंगे तो आप किसी और के लिए एफर्ट करेंगे, अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं। अपने लिए आपने जो एफर्ट करनी थी वो एक हद तक आप कर चुकी हुई हैं। अब उसके बाद आगे सारा सिलसिला सेल्फिश हो सकता है बंदा, लेकिन आप उस सेल्फिश को पॉजिटिव मोड में लेकर चलें। यार हाँ मैं बेहतर हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी एक अगर सोसाइटी है, सोसाइटी में यूनिट एलिमेंट मैं ही हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए बेहतर हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरों के लिए भी बेहतर हो जाऊंगा। हाँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना कि उसको हम लोगों ने ज़रा पॉजिटिव लेना है कि अगर आप सेल्फिश हो रहे हो वो अपने लिए हो तो उसका बेनिफिट आपकी वजह से दूसरों को बेनिफिट होगा उसका। कि लोग आजकल अगर ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? लामहला वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट किसको हो रहा है? वो बाकियों को हो रहा है। अगर आप जब वो अपने वीलॉग्स जनरेट कर रहे हो, बेसिकली वो सेल्फिशनेस ये है यार मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ वीलॉग? बाकी लोगों के लिए, यार उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि अगर आप सेल्फिशनेस को भी ले रहे हैं तो आप इसको पॉजिटिव लें, उसको देखें कि इसका बाकियों को बेनिफिट मेरी वजह से क्या होगा, मतलब मैं कितनी एफर्ट अपने लिए कर सकता हूँ। एक एम्पायर खड़ा कर लें आप, ओके, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट किधर होना है? वो बाकी लोगों पर ही वो चीज़ें आनी है। अच्छा, बच्चों की जो कैरियर काउंसलिंग है उस पर भी लाजमी हम बात करेंगे, लेकिन आज अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम कि बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है, किस तरह हम अपने बच्चों को जो है वो इस तरफ ला सकते हैं कि वो जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और वो फिर चूज़ नहीं कर पाते ना कि उन्होंने करना क्या है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ से विल पावर जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट करियर काउंसलिंग के साथ कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं। कम से कम आप उनसे पूछेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग जब इंटरनेशनली बच्चों को यहाँ से ट्रैवल करवाते हैं तो बच्चों को जो हमारे CSE IIT के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग एक कोर्स देते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का कोर्स करवाया जाता है, लेकिन कहीं पे भी अभी इस टाइम पे पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर कि कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में डिजिटल मार्केटिंग को एज ए मेजर सब्जेक्ट डील किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बिजनेस की बात करते हैं तो BBA में या MBA में बच्चों के पास सिर्फ 3 या 4 मेजर्स हैं। सप्लाई चेन है, मार्केटिंग या फाइनेंस है, HR है, ये हैं। लेकिन BBA की मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है बच्चों को नहीं पता। फाइनेंस के सब्जेक्ट को ACCA के साथ या मजीद आगे जब वो कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है बच्चों को नहीं पता। लीडरशिप को HR के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा बच्चों को नहीं पता। सप्लाई चेन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा बच्चों को नहीं पता। इसलिए कि हमारे पास कोर्स ही अवेलेबल नहीं है। और अगर वो बच्चा कोर्स करके आ रहा है या वो कोर्स ये चूज करना चाह रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए कि एक बच्चा है वो अपना फॉर्म फिल करता है इंटरमीडिएट के बाद और यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देता है। यूनिवर्सिटी देखती है कौन से डिपार्टमेंट में बच्चे को भेजें, जहाँ पे सीट्स कम हो रही हैं वहाँ पे बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। बच्चे जाके लिस्ट में नाम चेक करते हैं, मैंने तो फिजिक्स में अप्लाई किया था, मेरा स्टैट्स में आ गया, मैं क्या करूं। बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुव्वत इरादी जो है इसे कैसे पुख्ता करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वही बात आ गई, कुव्वत इरादी जो है वो कैसे पुख्ता करें हम जी अपनी। देखें, अब ये चीज़ है कि जब आप लोग बच्चों को करियर के बारे में, अब देखें यहाँ पे भी ये चैलेंज है कि करियर काउंसलिंग की भी डेफिनेशन मार्केट के अंदर चेंज की है। वो हम लोग ये समझते हैं कि यार बच्चों को हमने जॉब्स के बारे में बताना है कि यार आपने अगला करियर कैसे सेट करना है। उसका करियर इंटरमीडिएट के बाद सेट हो रहा है, आप उसको 4 साल के लिए एक डिग्री प्रोग्राम दे रहे हैं। वो उस प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 46 प्लस कोर्सेज को पढ़ने लगा है। उसको बताएं तो सही कि भाई आपने मेडिकल में जाना है, आप जब वो आगे डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, आप ई कॉमर्स में जाना चाह रहे हो, आप फाइनेंस में जाना चाह रहे हो, आप मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन चैलेंज कहाँ पे आता है, हमारी ना तो रिसर्च है इन कोर्सेज के ऊपर, ना ही ये कोर्सेज हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रामा या आपके पास जो है ना वो स्क्रिप्ट राइटिंग के कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, सवाए गिने चुने चंद इंस्टीट्यूट के, कि जहाँ पे हम लोग बच्चों को, जो सबसे नैला बच्चा रह जाता है ना, हम उसको कहते हैं कि यार ठीक है आप फाइन आर्ट्स कर लो। अगर वो बच्चा अच्छी स्केचिंग कर रहा है, आपके पास कितने इंस्टीट्यूट्स हैं? मुल्तान में 1, लाहौर में 1, कराची में 2, इस्लामाबाद में 3, बस, इससे ज़्यादा आपके पास है ही नहीं। और अगर आपके पास जो है वो टोटल 10 इंस्टीट्यूट्स भी हैं और 10 इंस्टीट्यूट्स में आपके पास 600 या 700 या 1000 सीट्स हैं, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1000 आर्टिस्ट तैयार हो रहा है, बाकी वही ना। अच्छा, फिर हम आर्ट की तरफ भी देखते हैं तो आर्ट भी हमारा जो है वो बड़ा फरोग देने के लिए उसको बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बड़ा टैलेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, एक तो थोड़ा एक्सपेंसिव होने की वजह से भी टैलेंट, आप सिर्फ क्या करते हैं कि जी आप एक टैलेंट हंट शो करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चा आ गया, उसने परफॉर्म किया, उसके बाद आपने उसको इनामी रकम दी और उसके बाद उसको रवाना कर दिया। आगे उसके पास इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, कहाँ से उसने अपना स्टार्ट लेना है, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, कनेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि जी क्या करें अब, ठीक है। लामहला आपने ला के वो एक तो प्लेटफॉर्म है ही है ना कि ठीक है जी यूट्यूब पे चैनल बना लो और उससे प्रमोट कर लो अपना टैलेंट। देखें वो सबसे आखिरी हल है, लेकिन जो 4 साल आप उसके वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है, मेडिकल उसका कंप्लीट हो रहा है, एमबीबीएस उसका कंप्लीट, सॉरी बीडीएस उसका कंप्लीट हो रहा है। अब आके लास्ट सेमेस्टर में वो मुझसे ये पूछ रहा है कि सर यूके में कोई ड्रामा के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है, या आपके पास जो है वो एक्टिंग के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि जहाँ पे जाके मैं उस प्रोग्राम को मास्टर्स में ज्वाइन करूँ और वहाँ से अपनी स्किल्स को एनहेंस करूँ। अब आप मुझे बताएंगे एक बच्चे के आपने 5 साल ज़ाया करवा दिए और अब आके अगर बच्चा मुझसे डिमांड करे, अब चैलेंज ये है कि वो यूनिवर्सिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको कोई शॉर्ट कोर्स दूंगा। और अब अगर इस लम्हे पे आगे उसको शॉर्ट कोर्स देखना, अब वो क्या करेगा, अब उसकी विल पावर है ना, अब मैं उसकी विल पावर पे डाल दूंगा सारी गेम के भाई आपने ही एफर्ट करनी है, अब आपकी विल पावर जितना काम कर सकती है यदि करवा लो, लेकिन अब उस काम का फायदा नहीं, कर तो वो भी लेगा इधर उधर से इकट्ठा करके, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं। अच्छा, जिस तरह अभी कॉलर भी थे उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया कि हम अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? हमेशा जो ये वाला काम स्टार्ट होता है ना वो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है, चीज़ों का स्ट्रेस है, आपको जॉब का स्ट्रेस है, आपको फैमिली का स्ट्रेस है, आपने, अब चैलेंज कहाँ पे आता है कि जब हम लोग अपने गोल्स को सेट नहीं करते, ठीक है, हम लोग एक लंबी छलांग लगाने के चक्कर में जो छोटे जंप्स हैं उनको भूल जाते हैं। तो भाई अगर आप लंबी जंप लगाने के चक्कर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप गिर जाएंगे। बेहतर तरीका ये है कि आप छोटे छोटे से स्टेप्स बनाएं, छोटे गोल्स को पहले सेट करें, उनको देखेंगे यार इनको कहाँ से मैंने अचीव करना है। छोटे गोल्स हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि सीढ़ियाँ ही आपको लेकर चलेंगी, उसके लिए आप अपना जो वो प्रॉपर लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी, तो अपने आप से काम शुरू करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो फौरी तौर पे उसके ऊपर वर्किंग शुरू करें। देखें थोड़ा सा खामोश हो जाएंगे कुछ देर के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होता है कि आपकी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप जॉब पे स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा रिलीफ ले लें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई टेंशन चल रही है, चीज़ों को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो
चीजें हैं वो मामलात आपके सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरीके से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये डाइट। ठीक है, खाना पीना जो है ना, ये इसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो अपनी जो डाइट और न्यूट्रिशन है, इसको काइंडली बैलेंस करेंगे तो वो ओवरऑल जो चीजें हैं, जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है, बाकी चीजें। अच्छा, खाने पीने की बात हो रही है तो हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्थ टिप। अच्छा, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं चाय और पकौड़ों पर। आपको पता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो स्पेशली जो आपके फर्स्ट माइंड में भी जो चीज़ आती है ना, वो चाय तो मस्ट ही मस्ट है। मैं क्योंकि मैं खुद चाय लवर हूँ शदीद किस्म की। और उसके बाद जो है पकोड़े फ़ौरन आते। चाहे मौसम, लोग कहते हैं गर्मियों में अच्छा पकोड़े नहीं खाने चाहिए, लेकिन बारिश में तो बंदा जो है वो एंजॉय करता है। पकोड़ों के बगैर जो है वो आपको ऐसा लगता है बड़ी अधूरा अधूरा सा है। तो जैसे कल मेरे अब्बा जी ने भी मेरे से फरमाइश कर दी शाम के टाइम के जो है फ़ौरन जो है पकोड़े बनाकर खिलाओ। तो वो फ़ौरन शाम को जो है हमने पकोड़े बनाए और बारिश के साथ साथ जो है वो पकोड़ों को भी बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, पकोड़े जो है वो डिफरेंट किस्म के बनाए जाते हैं घर में। डिफरेंट, आप आलू के पकोड़े बना सकते हैं, आपके चिकन पकोड़ा जो है वो बनाया जाए, क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज़ मौजूद है ना, क्योंकि हर किस्म की डिशेस आपकी तैयार हो रही होती हैं। चीज़ एक ही होती है लेकिन आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बना रहे होते हैं घरों में। तो जिस तरह जो हमारी घर की ख़वातीन हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कुकिंग का, तो वो हर दफ़ा जो है ना वो कई नई रेसिपी लेकर आती हैं जिससे जो है वो पकोड़े तैयार किए जाते हैं। आपके प्याज के भी स्पेशल जो है रिंग वाले पकोड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके बेसन की जस्ट आपने पकौड़ियाँ बना लेते हैं, कुछ लोग वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। चाहे तो फिर हमेशा जो है वो पकौड़ों के साथ आपके मेहमान आ जाएँ तो आपके उनकी भी खातिर तवाज़ा के लिए जो है पकौड़े और चाय ये लाजमी जो है उनके साथ रखा जाता है। तो हर चीज़ वो कहते हैं ज़्यादती वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, और पकोड़े बाज़ार की बजाय आप अपने घर में बनाएं तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो आपको पता होता है कि आपने किस तरह पकोड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप मसाला जात उसमें ऐड हो रहे होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होता है। कुछ लोग स्पाइसी पकोड़े खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल से, लेकिन मेरा जो शौक़ है वो ज़रा स्पाइसी पकोड़े मैं शौक़ से खाती हूँ। तो इसी तरह जो है बारिश का मौसम है, जैसे जो हम लोग कहते हैं कि लाइफ में, जैसे भी सर ने भी बात की कि हमारे यहाँ डाइट जो है ना वो हमारी इसमें बड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन अच्छा और हेल्दी खाना जो है वो आपको हमेशा खाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं खाना छोड़ दें, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमेशा इंसान को खाना चाहिए। आपकी एक एज होती है जिसमें आप जो है वो फिर जैसे ही इंसान की एज बढ़ती जाती है ना, वो एक टाइम आता है। वो मेरी आंटी थी, वो बड़ी अच्छी बात करती थी, वो कहती थी कि जो खाना होता है ना आपका वो जवानी का होता है, बुढ़ापे में तो आप नहीं कुछ खा सकते, फिर आप हर चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए अच्छा खाएं, अच्छा इंजॉय करें। लाइफ को बहुत मुख्तसर सी है ज़िंदगी, उसमें जो है अगर आप खाना पीना भी नहीं खाएंगे और अच्छा नहीं खाएंगे तो फिर क्या जीना। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, भरपूर तरीके से, और चाय और पकौड़ों के साथ एंजॉय करें। आपको कितने पसंद है वैसे पकौड़े, कौन से पसंद है? इधर जैसे मैंने वैरायटी बताई कि चिकन पकौड़े होते हैं, आपके होते हैं डिफरेंट जो है वो तरीकों से रेसिपीज बनाई जाती है। ये कि नॉर्मली तो घर में जो आलू वाले पकोड़े ही बनते हैं, लेकिन चिकन पकोड़ा जो है ये बड़ा एक एडिशनल हो जाता है, जैसे वो तिल लगा के और सारी चीजें। हाँ। मुझे बहरहाल खाए आपने? खाए भी हैं और बनाए भी हैं। अच्छा, बनाए हैं? दोनों शौक हैं मुझे। अच्छा, वो ब्रेड वाले भी बनाए जाते हैं, वो भी मैंने एक दफा घर में ट्राई किए थे रेसिपी ना, इसी तरह यूट्यूब से देख के मैंने कहा चलेंगे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अब तो यूट्यूब ने बड़ी जो है ना वो आसानियां कर दी कि अब जो है वो आप सिर्फ लगाए सामने और आपका किचन जो है वो भरा हुआ ही होता है चीज़ों से। लेकिन बस वही आपकी बात को सेकंड करूंगा कि चीज़ों को बनाने का ज़रा तरीका डिफरेंट होता है, तो लाइफ को बनाने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबके लिए सिनेरियो सेम नहीं होते, हर बंदा किसी ना किसी मामले में से गुजर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं। ठीक है, रेसिपी हर चीज़ की डिफरेंट होती है, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। हाँ। ठीक है, उसको आप लोगों ने यूटिलाइज कैसे करके लाइफ को एंजॉय करना है, ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप विल पावर को किस तरीके से एंटरटेन कर रहे हो, आप जो है वो अपने ओवरऑल ऑफिस को कैसे मैनेज कर रहे हो, लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो। ये ऐसा ऐसा फिर हाँ सीखने का अमल है सबके लिए। मैं भी जैसे ब्रेक में बात हो रही थी कि अब जाके चीज़ें बहुत एडवांस हो गई। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और जीने का तरीका भी आपको हर तरीके से मिल रहा है। नो डाउट के बाहर की एक्टिविटीज़ हमारी या एंटरटेनमेंट्स कम हो गई हैं, घर पे जो है वो आप इंतज़ाम करते हैं, कोशिश करते हैं यार अच्छा बच्चे यहीं पे देखें, सारी चीज़ें करें, और ओवरऑल जो मुल्क के हालात भी चल रहे हैं उससे भी ज़रा बेहतर ही होता है कि आप घर पे एक्टिविटी अरेंज करें।
लेकिन कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ पे बच्चों को लगाना है वर्किंग में। अब जैसे आजकल बच्चों की भी छुट्टियां भी चल रही हैं, तो वो अपने एक्टिविटीज़ उन्होंने किस तरीके से गुजारी होंगी, ये चीज़ें ऐसे ऐसा बढ़िया जो है वो एड ऑन हो जाती हैं। अच्छा, फिर ये कि हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चों को लाना ना, और जैसे अभी हम मोबाइल की बात करते हैं कि मोबाइल से आपने थोड़ा सा बच्चों को दूर रखना है। अच्छा, आपका एक टाइम सेलेक्ट होना चाहिए जिसमें बच्चों को आप एक मोबाइल कुछ टाइम के लिए दे दें, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं जी। आजकल के जो बच्चे हैं बड़े मजे वो की टीवी, मेरा ख्याल में टीवी भूल गए हैं कहीं वो, क्योंकि हर इंसान के पास एक मोबाइल मौजूद है और वो उसी पे ही चल रहा है। अच्छा, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम एक बात कर रहे थे कि वो सोशल मीडिया के हवाले से, कि एक चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग हमारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, यहाँ पर कुछ लोगों की जो लाइफ है वो कुछ ऐसी है कि लोग बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं कि अच्छा, फिर वो उसमें भी चले जाते हैं कि यार मेरी लाइफ इस तरह की होनी चाहिए। इससे भी आपकी जो विल पावर है या आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वो उनके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके वो चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा और ज़्यादा या तो फ्रस्ट्रेशन में या फिर जो है क्या कह सकते हैं उसको, एहसास महरूमी में चला जाता है। उसको कैसे हम, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सोशल मीडिया का यूज़ ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन चैलेंज ये है कि 90% अगर हम कहें ना, 90% तो उस पर फेक डिटेल्स हैं। ठीक है, फेक डिटेल्स की वजह से क्या होता है कि और हम लोग ना बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। ये अभी पिछले दिनों में एक बड़ा अगर मैं नाम लूँ टिकटॉक का, तो वहाँ से बहुत एक अजीब सी लहर ना वो सारी यूथ में आ गई कि यार अच्छा ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, अभी वही मैं आपसे बात कर रहा था कि जब बच्चे देखते हैं ना, फैंटेसी देखते हैं, ठीक है, लग्जरी देखते हैं कि यार अच्छा ये चीज़ भी दुनिया के अंदर है, हमारे पास नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कहता है कि यार अच्छा नहीं, अब ये मुझे चाहिए, कैसे हासिल करनी है भाई मुझे नहीं पता। अभी लास्ट टाइम कराची में एक इंसिडेंट हुआ है, और जब उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा तो पता लगा कि वो दोनों बच्चे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं। अब आप इमेजिन करेंगे यार, ए लेवल्स का बच्चा अगर मार्केट के अंदर जाके इस तरह का काम कर रहा है तो उसके बिहाइंड रीजंस क्या हैं। फिर हम लोग आते हैं कि यार अच्छा, फिर हम सारा ब्लेम भी डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, अपने ऊपर कहाँ है। मैं वो बात करते कि जब हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, मेरा सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें वो डिसऑर्डर ही होंगी हर हवाले से। आप बच्चों को फिर फैंटेसी दिखाएं तो वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, और अब आप डिमांड कहाँ से पूरी करेंगे, कहाँ से फुलफिल करेंगे। ये चीज़ें फिर क्या होती हैं, बच्चों को तंग करती हैं, और वो वही चीज़ है कि वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट है बच्चों के ऊपर कि यार अच्छा ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए थी, मैं कैसे करूँगा। फिर बच्चा शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढते हैं तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं कि जिसका नतीजा जो है ना वो। अच्छा, हम आजकल देखते हैं वैसे लोग जो है वो ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि वो कहते हैं कि हम लोग अगर कोई इस तरह का मेहनत वाली काम की तरफ जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, फिर बड़ा एक वो टाइम लगेगा, चीज़ें होंगी, पता नहीं उधर हम पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते, तो कोई बीच का रास्ता निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं सक्सेस स्टोरीज पे ना बिलीव करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं शायद पसंद नहीं करता। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, ठीक है, आपकी सक्सेस स्टोरी है, आपने बयान कर दी। अब वो बच्चा क्या होगा, वो कहेगा अच्छा ये तो हो गई इसकी सक्सेस स्टोरी, इसको लगे 15 साल यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, ये ई कॉमर्स का गुरु बन गया, ये जी डिजिटल मार्केटिंग का गुरु बन गया, ये ना टिकटॉक का गुरु बन गया, ये इस आप उसके दौरान उसकी एफर्ट तो चेक कर लें। अब बच्चा कहता है कि नहीं, एफर्ट नहीं मैंने चेक करनी, अब मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ कैसे। फिर मसला वही है कि जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, हम उनको बता नहीं रहे, हम उनको सिखा नहीं रहे, ठीक है। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर है ना, ठीक है, उनको मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए। उनको हम लोगों ने जब 3 रूम से उनको एक जो है ना वो एक प्रॉपर घर तक आते आते देखा है, उनको साइकिल से उनको गाड़ी तक आते हुए देखा है।
मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, मैंने उसको देखना है। जब हम लोग बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं ना, ये भी चैलेंज है कि हम बच्चों को खुद भी आदत नहीं डालते कि अच्छा नहीं आपको मिल जाएगा, आप बैठें, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे भी खाने पीने की बात हो रही थी, तो आसान हो गई ना जिंदगी कि आपने ऑर्डर किया, डिलीवर हो गई, आप बैठे हुए हैं वहीं पे, आपको एफर्ट, यहाँ से आपको किचन में नहीं जाना पड़ रहा है। तो शुक्र है आपने घर में रोबोट नहीं रखा हुआ कि आपने टच करना है वो गिलास लेकर आ गया। वो भी एक टाइम वो चीज भी आई वो टाइम आने वाला है कि जहाँ पे आप उन चीजों को, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस काम के लिए यूज करने लगे हैं कि भाई बस मैं बैठा हूँ और हर चीज मुझे यहीं मिल यहीं जाए, पे आपको मिले, ठीक है। बैठे हुए मुझे पैसा मिल जाए, बैठे हुए मुझे ये मिल जाए, बैठे हुए गाड़ी मिल जाए, बैठे हुए मुझे घर मिल जाए, हर चीज हो जाती है बैठे हुए। लेकिन बैठने से पहले आपको उठना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर आप शॉर्टकट ही ढूंढेंगे, फिर शॉर्टकट का नतीजा वही निकलेगा। शॉर्टकट भी टेम्पररी है ना, शॉर्टकट फिर टेम्पररी है कि यार अच्छा ठीक है, उतनी देर का मजा, उसके बाद आप फिर दोबारा से ढूंढ रहे हैं यार अच्छा अब नई एंटरटेनमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो एंटरटेनमेंट खत्म, शॉर्ट टर्म, फिर आप अगले पे चले गए कि यार अच्छा अब क्या होना चाहिए। जैसे आप बच्चों को ले जाते हैं, आप उनको जो है ना प्ले लैंड ले गए, ठीक, अब वहाँ इतने सारे झूले लगे हुए तो बच्चे के माइंड में यार सारी एक ही दफा ले लो। लेकिन एक टाइम स्पैन है कि यार आप 1 घंटा वहां पे गुजार सकते हैं, आपने बच्चे को बता दिया, अब 1 घंटे में क्या क्या करेगा। उसके बाद टेम्पररी खत्म, अब वो पूरा मंथ वेट कर रहा है कि यार अच्छा दोबारा कब लेके जाएंगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आजकल बच्चों में क्या चीज ऐसी है, जो केसेस हैं जो आप देखते हैं कि इनको कम करना चाहिए? देखिए बच्चों को स्ट्रेस कम दें, बस उनको कम से कम स्ट्रेस दें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि यार हर चीज लाइफ में मिलेगी, सब चीजें सबके लिए भी नहीं है और सब चीजें सबको मिल भी जानी है। किसी के पास क्या है, देखिए मैं वो दूसरे का बड़ा घर देखे ना अपनी दीवार नहीं गिरा दूंगा फौरी तौर पे, अच्छा नहीं यार यहाँ से बड़ी कर लूँ, ठीक है। उसकी ऊंची छत देके मैं अपनी छत नहीं गिरा लूंगा, नहीं यार इसे ऊंची करनी है, जबकि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आप बच्चों को बताएं कि आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे आगे जाना है। नो डाउट हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे उनसे आगे जाएं, लेकिन आप उनको बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बाहर वाला कोई सिखा देगा, फिर आप तंग होंगे। जब बाहर वाला सिखाएगा तो फिर आपका तंग होना बनता नहीं। समटाइम होता है ना, पेरेंट्स अपना गुस्सा भी बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं, तो भी बच्चे अब ये होते हैं कि वो घर में रहना, जिस तरह हमारे अगर मेल हैं तो वो ये होता है कि उनके बच्चों का ये होता है कि हम लोग जो है वो फौरन बाहर निकलें, कहीं बाहर इतना टाइम स्पेंड करें, या हमारी कोई जॉब, अच्छा फिर अभी से छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कमाने का वो है कि अभी अच्छा चलो कहीं हमारी जॉब लग जाए तो हमारा थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो शाम को घर आएंगे तो बस ज्यादा हमें कम फेस करना पड़ेगा घर वालों को, आपकी चीजें। तो अभी से वो कहते हैं ना, किसी ने खूब कहा था कि आप अपने बच्चों को जीना सिखाएं, आप उन्हें कमाना मत सिखाएं, कमाना उन्हें आ ही जाएगा, वक्त के साथ साथ उन चीजें जो हैं उनको आ जाएंगी। आप उनके जीना और खुश रहना सिखाएं, किस तरह वो जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। यही चीज इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बच्चों को ये चीजें नहीं सिखा रहे। हमारे यूनिवर्सिटी का बच्चा वो भी इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, यार अच्छा 4 साल मैंने कर लिया, मैं क्या करूं, ठीक है। फिर वही चीज है कि वो शॉर्टकट से भी कमाने की कोशिश करता है। कमाना इट्स अ गुड थिंग, आप उनको, वही बात है कि आप उनको कमाना जरूर सिखाएं, लेकिन उनको आप जीना तो सिखाएं कि यार ये जो 4 पैसे आपने कमा लिए हैं, इनकी यूटिलाइजेशन क्या है, अब इनको आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कहाँ पे इनको खर्च करना है, क्या करोगे इस पैसे का, कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, पार्टीज करनी है, ठीक है। आप उनको बच्चों को टाइम दे दें, वो जाएं अपनी पार्टीज करें, अपने एज फेलोज के साथ बैठें, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें। उनको आप सोशल मीडिया पे लगाएं, लेकिन प्रोडक्टिव पे लगाएं। मतलब मेरे अपने, शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका है, मेरे अपने भांजे हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में, मेरी अपनी भतीजियाँ हैं 6th 7th क्लास में, वो यूट्यूब चैनल्स बना के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको आप बताएं कि यार इसका बेनिफिट ये होगा, कल को आप कैसे लेकर पॉजिटिव देकर चलेंगे तो इंशाल्लाह चीजें तो बच्चों को जो है वो बेहतर समझ आ सके। वाजिब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असद, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी थैंक यू सर। अच्छा जी, डॉक्टर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम बात करेंगे
कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग्स कितनी ज़रूरी हैं, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह हम अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, किस तरह जो इस टाइम मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, इनको किस तरह हम फेस कर सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। सर सबसे पहले क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मौसम को बहुत अरसे बाद मुल्तान का मरी जैसा मौसम हो गया है। हाँ अच्छा, इस दफ़ा तो मुल्तान में लोग कहते थे ना कि बारिशें नहीं होती मुल्तान में और इधर नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा जो है ना अल्लाह ताला ने भी कहा कि बारिशों का खूब मज़ा ले लो। आज इस दफ़ा बड़ा खास स्पेल आया जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो लोग दुआएं मांग रहे हैं या अल्लाह ये खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हमने आज का जो हमारा टॉपिक है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिससे आप अपने आप को जो है कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के गोल सेट करने पड़ते हैं कि आप अगले 5 साल में 10 साल में अपने आप को कहाँ देख सकते हैं। चाहे वो आपके गोल्स किसी भी तरह के हों, आपको अपना फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो मैं उस वाले से बात करूँगा। बच्चे आज की पोजीशंस को देख के ऐसी डिग्रीज में एडमिशन ले लेते हैं जो अगले 4-5 साल तक कारामद नहीं रहती। उन्हें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये 5 साल तक इस डिग्री की क्या अफादियत होगी, क्योंकि अभी तो आज उन्होंने एडमिशन लिया है तो उनका फ़ायदा उनको होगा 4 साल के बाद। तो 4 ईयर्स की डिग्री होती है तो 4 साल के बाद फ़ायदा होगा। वो अभी से फ़ायदा सोच के उस डिग्री में चले जाते हैं। वो 4 साल का फोरकास्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? इसलिए उनके पेरेंट्स की एक ख़ास किस्म की उनको हेल्प चाहिए होती है। तो पेरेंट्स हों या फिर उनके एल्डर्स हों या फिर कोई ऐसी यूथ जिन्होंने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हों जो बच्चों को ट्रेन करें कि आपने अपने फ्यूचर को कैसे फोरकास्ट करना है और उनको बताना है कि फ्यूचर में आप कहाँ अगर आप इस डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो फ्यूचर में आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये बच्चों को इस तरह की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इस तरह की नॉलेज होना ज़रूरी है। ये बच्चा खुद नॉलेज सीख करता है, ना कि कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करता। ये बच्चे को खुद ये नॉलेज इस तरह का सीख करवाना पड़ता है। फिर जाके आप अपने गोल सेट करते हैं। फिर उन गोल को अचीव करने के लिए आप ख़ास किस्म की कोई ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री के कोर्सेज़ करने पड़ेंगे और फिर वहाँ कौन से कोर्सेज़ हैं जो मुझे एक ख़ास लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आपने जैसे हमारे पाकिस्तान में आजकल बड़ा हॉट इशू है, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो एटलीस्ट आपको पॉलिटिक्स में भी ऐसे कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए ताकि बच्चा वो कोर्सेज़ करके फिर पॉलिटिक्स में आ जाए। हमारे पास तो यहाँ सिर्फ पैसा है और फिर पॉलिटिक्स है। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग रख लें और फिर पॉलिटिक्स में बच्चों को भेज दें तो हमारे ये जो लोग चीज़ें फेस कर रहे हैं तो शायद ये भी फेस ना करें। अच्छा, अभी भी आप समझते हैं ना कि हमारे जो इस टाइम लीडर्स हैं उन्होंने तो कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ मिली नहीं, जिसका मिसमैनेजमेंट जो है वो हम देख रहे हैं हमारे इस टाइम जो सूरत हाल है। जी, असल बदकिस्मती है हमारे शायद पाकिस्तान की है कि हमें लीडर चाहिए होता है बाय बर्थ। हम समझते हैं कि लीडर होता ही बाय बर्थ है, लेकिन लीडर बाय बर्थ नहीं होता है। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आप ट्रेनिंग देके भी एक अच्छा लीडर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स बने वो सारे बाय बर्थ तो नहीं थे, जाहिर बात है उनको ट्रेनिंग दे के बनाया गया। इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो वो फॉरेन प्रेसिडेंसी का हल्फ तो नहीं ले लेता। वो लेते हैं 20-25-30 दिन वो प्रेसिडेंसी जाता है, जाके उसको ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि वो इतने दुनिया का बड़ा प्रेसिडेंशियल है, इलेक्शन होता है, उसके बावजूद भी वो उसको ट्रेनिंग देते हैं 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की। आप बराक ओबामा, क्योंकि मैं बराक ओबामा से इलेक्शन देखने लगा हूँ, आप बराक ओबामा से आप देख लें और अब तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं ये सारे 20-25-30 दिन बाद हलफ लेते हैं। क्यों हलफ लेते हैं? क्योंकि फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं इतने अरसे में। पहले उनके बयान कुछ और होते हैं, बाद में उनके बयान कुछ और हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। हमारे पहले भी बयान एक जैसे रहते हैं, बाद में भी एक जैसे रहते हैं और हमें वो चाहे हमारा सिस्टम उन चीज़ों को सूटेबल कर रहा हो या ना कर रहा हो, हम तब भी वो बयान दिए जाते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में मुश्किल है। हमारा मुल्क उस तरह का मुल्क है कि इसमें थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं हमारा फाइनेंशियल क्रंच होना शुरू हो जाता है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर जाती है। क्योंकि यहाँ हर बंदे को तो पॉलिटिक्स का पता है। ये जिस बंदे से भी बात करें वो इतना ज़बरदस्त एक्सपर्ट मिलेगा जिसकी कोई याद नहीं है। आप उससे पूछें तुम्हारे पास डिग्री है, उसके पास नहीं है। वो बेचारे खामोश हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्किल्स में अपना PhD किया हुआ, मास्टर किया हुआ, वो बेचारे खामोश हैं। लेकिन वो खामोश नहीं है जिन्होंने नहीं किया हुआ, तो जिनको दुनिया का पता ही नहीं। तो इसलिए ट्रेनिंग हर उस सब्जेक्ट में, हर उस टारगेट में ज़रूरी है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ट्रेनिंग से आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ट्रेनिंग में आपकी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा ट्रिप लगा लें यूरोप का,
आप देखेंगे यूरोप में तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? हमने नकल ही लगानी है ना, तो हम नकल भी सही तरह नहीं लगा सकते। वो लोग इतनी ज़बरदस्त तरक्की करके आगे चले गए। मुझे खुद इत्तेफाक हुआ यूके जाने का, तो मैंने देखा कि वहाँ इतना ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और मैं बड़ा हैरान हुआ पाकिस्तान के पास सारा कुछ होने के बावजूद हम उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, अभी जो हमारे इस टाइम मुल्की सूरत हाल है, बारिशें हो रही हैं, हम लोगों का निकासी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, जहाँ से जो बारिश का पानी अगर इकट्ठा हो गया है तो वो कहीं जो है वो जा सके निकाल। अब यही सिस्टम है ना, हमारे सिस्टम की खराबी है कि हमारे जो निज़ाम है उसमें ही चीज़ें आपकी सेटल नहीं है कि अगर बारिश के पानी को लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असल में सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, लोग ये समझते हैं एक बंदा है जो ये सारी चीज़ें खुद करेगा। नहीं, इसमें तो स्पेशलाइज लोग होते हैं, हर इदारे के लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दे के उस हिसाब से चीज़ें मैनेज की जाएंगी कि कैसे होती है। आप कहेंगे जी हमने चाइना का सिस्टम फॉलो करना है, क्या हम सारा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं? हमारी प्रॉब्लम चाइना जैसी तो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हमारे मसाइल और हैं, चीज़ें हमारे मसाइल भी हो रहे हैं, हमारा वे ऑफ थॉट भी हो रहा है। लिहाजा जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग देके और फिर अपनी चीज़ें रिजॉल्व कीजिए। हमारे यहाँ रोड्स बनते हैं, दूसरे दिन ख़राब हो जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। आप लोगों को उस तरह ट्रेन करते नहीं और फिर मिसाल बैठते। आप देखें पीपल पार्टी के दौर में लोग आना शुरू होते हैं और फिर क्या होता है कि एक लंबी लॉट अपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती है, फिर वो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको निकाल देती है, क्योंकि लोग वेल ट्रेन होते ही नहीं। ना हमारे इदारों ने कोई ट्रेनिंग सिस्टम रखा हुआ है, ना हमने कोई ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि एजुकेशन सिस्टम दुनिया में भी लोगों को, जब आप किसी बंदे को 13वें 14वें 12वें ग्रेड पे रखते हैं, आप तब भी उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूर देते हैं ताकि उसकी स्किल्स एनहांस हो जाएं, ताकि वो मोटिवेट हो जाए। ये तो मुल्क चलाना तो एक बहुत बड़ा काम है और बड़े काम के लिए एक बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो बड़ी ट्रेनिंग हम दे नहीं पा रहे। आप कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेनिंग देती हैं, यकीन करें पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई सिस्टम नहीं है ट्रेनिंग का। चलें हम पीटीआई को काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, हम नून लीग को भी काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, पीपल पार्टी को भी काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, इन्होंने कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनाया ही नहीं हुआ। एक छोटे से नीचे से सिस्टम वो भी डेवलप नहीं होता, थोड़े दिनों बाद फिर उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप पहले नाज़िम सिस्टम बनाते हैं, कोई एक सिस्टम, जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक नया सिस्टम लेके आती है। आप पुराने सिस्टम को समझ रहे होते हैं, एक नया सिस्टम आ जाता है। अल्टीमेट क्या कि आपका बच्चा जो यंग हो रहा है वो ट्रेन नहीं हो रहा, उसको पता है कि मैं गलत बयानी करूंगा तो सीख जाऊंगा, मैं पैसे खर्च करूंगा तो मैं अपना काम करवा लूंगा। तो आप जब उसे इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि वो बेहतरीन कोई एक कामयाब जो है वो जैसे एक बच्चा अपने बाप कह रहा था कि तुम जाओ बाहर जाके क्या क्या हो कि तुम्हारा बाप नहीं बैठा, तो वो बच्चा क्या जाके आता है कि अब्बा जी कहते हैं कि मैं घर पे नहीं बैठा हूँ। यही हम कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम यही सिखा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे मैच्योर हो जाएं, वो अच्छे अच्छे काम करें, तो हम क्या, हम उन्हें अच्छा काम करके दिखा नहीं रहे। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे तो बच्चे हमारे अच्छा काम करेंगे। नहीं दिखा रहे, उनको पता है कि ये पैसा सिस्टम है। आपको पता है कि एक बहुत अच्छा दुनिया का पॉलिटिकल लीडर था, उसने आगे ऐसे बयान दिए, लोग हैरान हो गए, लोग मोटिवेट भी हुए, हैरान भी हुए। तो अल्टीमेट बात यह है कि ट्रेनिंग आपको हर सेक्टर में ज़रूरत पड़ेगी। आप जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे, लोग अपनी लैंग्वेज पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपनी स्किल्स पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर साथ साथ वो कहते हैं ना, तालीम के साथ साथ जिसमें ट्रेनिंग ज़रूरी है, आपकी स्किल्स का भी होना बड़ा ज़रूरी है। ये भी चीज़ें आपके साथ तभी चल सकती हैं जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। जी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में तो एक अच्छा सिस्टम है, हम बच्चों को जहाँ तालीम देते हैं वहाँ साथ हम ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग एक सिस्टम अडॉप्ट होता है जिसे आप केस स्टडीज़ कहते हैं। आप दुनिया के कामयाब लोगों की केस स्टडीज़ वहाँ बयान करते हैं, इनके जी ये देखें दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन्स कैसे बन गई, फिर पाकिस्तान की फूड चेन जितनी भी बड़ी अच्छी अच्छी बन गई हैं ये कैसे बनी। तो हम इनकी केस स्टडीज़ बना के बच्चों को वहाँ देते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को एनालाइज करें और अपने सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर क्रिएट हो। तो ये एक ट्रेनिंग का एक अंदाज़ ये भी है कि हम केस स्टडीज़ बच्चों को देते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ तो अपने हिस्से का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी किस हद तक ट्रेनिंग देंगी? 1 साल 2 साल, आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जरूर चाहिए होती है। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो इदारे हैं, डिफरेंट इदारे हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कितना ज़रूरी हैं कि वो अपने इदारों में जो है वो ट्रेनिंग्स लें, अपने एम्प्लॉयज़ को, चीज़ों को कितना हेल्पफुल हो सकता है ये? जी, असल हर इदारे में ट्रेनिंग का एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि ट्रेनिंग होती रहे, क्योंकि दुनिया हर दफ़ा तब्दील हो रही है। लेकिन अब कोरोना आया, कोरोना के बाद दुनिया की सारी थेरीज चेंज हो गई। पहले हम कोरोना को छोड़ दे रही थी, हाँ, अब सारी थेरीज चेंज हो गई हैं। अब चेंज हो गई हैं तो अब फिर क्या होगा? हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप जब तक लोगों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस को जस्टिफाई करते रहें
कि जी मार्केट में पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है, आप जब तक लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, आप जब तक लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों के यहाँ गुस्सा बढ़ता जाएगा। हालांकि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दे के बताएं कि ये इस वजह से हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी वो फलां बंदे ने यूँ किया है, उस वजह से हो गया, फलां बंदे ने यूँ किया है, इस वजह से हो गया। हमारे अंदर ये पावर है ही नहीं, या हमारे अंदर ये ताकत है ही नहीं कि हम अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट कर पाएँ। और यही वजह है कि हम अपनी नाकामियों की हमेशा बंदा ढूंढते रहते हैं कि किस पे मैंने अपनी नाकामी डाली। हाँ। अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ एक खराबी है, हम लोग अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करते। जी, मतलब हम लोग कह गया था कि अच्छा अगर हमने गलती कर भी ली है तो आपके अंदर इतनी भी इखलाकी जरूरत नहीं है कि आप उसको एडमिट कर सको और आप उसको ठीक करने की कोशिश करो। आपकी ग्रोथ रुक जाती है यहाँ। हाँ। अगर आपके अंदर इतनी इखलाक की जरूरत अल्लाह ने नहीं रखी या आपके अंदर खुद पैदा नहीं हो रही, तो आप यकीन करें आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। आप हर दफ़ा फिर एक बंदा ढूंढेंगे जिसके ऊपर आप अपनी नाकामी का सिरा डालेंगे, ये इसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। जब तक आप खुद भी एनालाइज करें कि यार ये गलती मेरी वजह से हुई है, कोई बात नहीं। अगर देखें, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आपका एक बंदा, अगर आप खुद दिन में 10 फैसले करते हैं जिसमें से आपके 4 फैसले गलत हो जाते हैं और 6 ठीक होते हैं, तो आप कामयाब तरीन बंदे हैं। आप ये इंसान खुद गलती का एक पुतला है और गलती के बगैर इंसान सीखता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे आप कोई भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जी, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। चौधरी शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं और मौजूदा मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल विहाड़ी, और इसके साथ साथ जो है साबिक जनरल सेक्रेटरी बार मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जानते हैं ना क्या चल रहा है आजकल, क्या आपकी एक्टिविटीज है? जाहिर है मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी तो मेरा प्रोफेशन ही है। बाकी आजकल जो मुल्क में चल रहा है तो उसकी तरफ जाहिर है जैसे आम लोगों का ध्यान है, तो वोकला बरादरी की ज़रा निस्बत ज़्यादा फोकस है उस पर, चूँकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्ट से है और कोर्ट से और फिर वकील का तो चोले दामन का साथ है, तो जाहिर उस हवाले से जो मुल्क के मामलात हैं उस पर बहरहाल सब लोग। सर, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये मौजूदा हालात में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पैदा किए जा रहे हैं, और असल बात तो ये है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, और हम जिस दिन ये तय कर लेंगे कि हमने इस मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन असल बात टॉलरेंस है। वो जो डेमोक्रेसी की तरफ लोग इस सिस्टम को क्यों पसंद करते हैं, इसलिए कि जो खल्क़ खुदा कह रही होती है वो यकीनन बेहतर होता है, ठीक होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ शायद अभी वक्त लगेगा हमारे इदारों को बेहतर तरबियत करने में और उनकी बेहतर तरबियत होने में, तो बर्दाश्त की कमी हम में हो गई है। जिस दिन हम इसको बेहतर समझेंगे और हमारी तरबियत बेहतर हो जाएगी, हम डेमोक्रेसी को उसके रूह के मुताबिक देखना शुरू करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और ये मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं जिस तरह का हमारा इस टाइम सिस्टम है, हर बंदा जो कहता है कि फैसला हमारे हक में है और फैसला अगर हक में नहीं आया तो बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये हर पाकिस्तानी, हर शहरी को इस तरह की आज़ादी हासिल है? नहीं मैम, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, ये बड़ा एक छोटा सा एक चंक है जो लोग ऐसा सोचते हैं। बदकिस्मती से करप्शन की वजह से कुछ लोग अपने मन माने रिजल्ट्स ले लेते हैं और कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप मुतमईन रहिए, जो पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस भी नहीं किया जा सकता, और इंशाल्लाह मेरिट पे एन आइन के मुताबिक फैसला होगा। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों की वैरायटी बनाई है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ फैसलों से मुतमईन नहीं होते, तो आइन में उसकी ये गुंजाइश मौजूद है कि एक तरीका बताया गया है कि जिसके तहत उस पर एक हद तक तनकीद की जा सकती है, लेकिन बहरहाल कोर्ट्स पे असरअंदाज होने के लिए एहतजाज करना या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ये एक गैर आइनी और नामुनासिब अमल है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अदालतें ना ऐसे लोगों से मुतासर होती हैं और इंशाल्लाह बेहतर फैसले होंगे। सर, आप क्या समझते हैं जो वकला हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम?
किन किन चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं? दुनिया में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के मसाइल तो कभी दुनिया में मुकम्मल हल हो नहीं सके। ऐसे ही पाकिस्तान में भी वकला के मसाइल हैं। ख़ास तौर पे ये हम पिछले कुछ अरसे से एक रवश चल निकली है, वो जो बहुत से वकला को टारगेट किलिंग हो रही है। असल में तो हमारे मुआशरे में टॉलरेंस लेवल कम है। वकील को किसी का ना मुखालिफ है ना वो किसी का को हामी है, वो तो अपना केस कोर्ट में करने आते हैं। उन्होंने तो कोर्ट को असिस्ट करना है और कोर्ट ने जितनी अच्छी असिस्टेंस होगी उतना बेहतर जजमेंट देना है। बदकिस्मती से कहीं कहीं वो मैच्योरिटी का वो लेवल नहीं होता, जो एजुकेशन लेवल कहीं कम होता है। वो समझते हैं शायद ये जो काउंसिल हैं या ये जो वकील हैं ये हमारे खिलाफ हैं, उससे बाजुकात मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन ओवरऑल बेहतर सूरत हाल है और इंशाल्लाह दिन ब दिन इसको अब बेहतर होना है और बेहतर कोशिशें की जा रही हैं। हमारे पंजाब बार काउंसिल लेवल पे भी इसको देखा जा रहा है और वकला के खिलाफ भी अगर कहीं कोई मसाइल थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और अगर कुछ लोग गलत एप्लीकेशंस या कुछ ऐसा करते हैं तो उनको भी बहरहाल देखा जा रहा है। तो ओवरऑल इंशाल्लाह बेहतरी है और मजीद बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, कहते हैं ना उम्मीद से दुनिया कायम है। एक अच्छी उम्मीद इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। और इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि हर बंदा जो है वो इस टाइम इंसाफ ही चाह रहा होता है कि जो भी अगर कोई भी इस तरह उनके केसेस हैं या कुछ भी है उसके लिए इंसाफ होना बड़ा जरूरी है। यकीनन अगर और इंसाफ और वक्त पे इंसाफ का होना, अगर इंसाफ हो और इतना डिले करके तो वो इंसान भी जो है ना वो हिम्मत हार जाता है। यकीनन वक्त पे होना इंसाफ का बहुत ज़रूरी है और वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे इंसाफ नहीं होता। पाकिस्तान के सिस्टम में यकीनन ये लेजिस्लेटर्स का काम है कि कहीं कहीं ऐसी सूरत हाल है कि जिसकी वजह से लेट होती है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसमें कोर्ट्स और वकला से ज़्यादा उन लेजिस्लेटर का रोल होना चाहिए कि वो लेजिस्लेशन करें, प्रॉपर अमेंडमेंट्स हों और ताकि वक्त पे और डोर स्टेप पे लोगों को जो है वो जस्टिस मिले। अच्छा, जिस तरह सर अभी हम सभी बात कर रहे थे कि तरबियत इदारों की जो तरबियत होना जो है वो बड़ी ज़रूरी है, जो कि इस टाइम हमारे इदारों में कहीं नज़र नहीं आती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इदारों में तरबियत का खुदखान होना ये एक माशरे का जवाल पजीर माशरे की बहुत बड़ी निशानी है। मुल्क वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे जहाँ पे ट्रेनिंग जैसे सिस्टम को हम राइज ना कर पाएँ। अब मसला ये है कि हमारे इदारों में ऐसे लोग आ गए हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम खुद अकले गुले, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आप किसी दूसरे की बात सुनने की ना हमारे अंदर सकत है और ना हम किसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखें जितने भी कोर्ट के फैसले आते हैं, जिनके अगेंस्ट आते हैं वो कहते हैं कि गलत हुआ है और जिनके फेवर में आते हैं वो मिठाइयाँ बांट लेते हैं। अब जारी बात है कोर्ट का फैसला है, कोर्ट किसकी है? पाकिस्तान की है। आपको जजमेंटल है, जजमेंटल एक्टिविटी है। जजमेंटल एक्टिविटी के दो तरीके हैं, बाहर ये बैठे हैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जजमेंटल एक्टिविटी के दो तरीके हैं। अगर आपको उस फैसले के खिलाफ जाना है तो दोबारा कोर्ट पे चले जाएं, आप दोबारा पिटीशन दायर कर लें। आप उस इदारों के खिलाफ बात ना करें। जो आपने कल रात से या पिछली रात से हम एक तमाशा देख रहे हैं, पूरी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं और वो कोर्ट के खिलाफ ही बातें की जा रही हैं, तो अल्टीमेट हम अपने इदारों के वकार को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप रिव्यू पिटीशन में चले जाएं। कोर्ट के पास भी राइट है, आपके पास भी राइट है। आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि हमें जो फैसला पसंद नहीं आएगा तो हम ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे? अल्टीमेट क्या होगा? मेरे आज का जो नौजवान है वो जब खड़ा होगा वो इस तरह की चीज़ें देखेगा, आपका क्या ख्याल है वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ जाएगा? वो नहीं जाएगा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ। और यही वजह है कि इदारों में टॉलरेंस की ट्रेनिंग तो एक हद तक देना ज़रूरी है कि ताकि वो एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करें। गलत कोई नहीं होता, गलत कोई नहीं होता। अल्टीमेट चीज़ों के देखने के अंदाज डिफरेंट होते हैं। जब देखने के अंदाज डिफरेंट होते हैं, जब आपने ये बात समझ ली कि देखने के अंदाज डिफरेंट होते हैं, तो फिर मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि हम शायद एक अच्छे इस्तेकाम की तरफ जाएंगे और इदारे आपके प्रोग्रेसिव की तरफ जाएंगे। अब मसला ये है कि हम इदारों में टारगेट पोजीशंस भी नहीं देते कि ये आपके टारगेट्स हैं, ये आपने अचीव करने हैं। जारी बात है, आप जब आप बंदों को आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन देना शुरू कर देंगे, आउट ऑफ द वे जाके आप उनकी फैसिलिटीज़ देना शुरू कर देंगे, जब वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपका बॉस है, उसने आपको छुट्टी देनी है, वो छुट्टी नहीं दे पा रहा, आपको एक्स पाकिस्तान लीव नहीं दे पा रहा, तो आप कहीं और से कहलवा के फ़ोन करवा के वो एक्स पाकिस्तान लीव ले लेंगे, तो उस बेचारे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? वो अगली दफ़ा क्या करेगा? तो यही वजह है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करवाएं प्रॉपर तरीके से तो फिर शायद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव पोजीशन में जाएगा और हमारा नौजवान भी देखेगा कि यार ये जो लीडर्स हैं, जिनको मैं लीडर्स मानता हूँ, जिनके पीछे हम खड़े होते हैं, जिनके लिए हम बाहर निकलते हैं, बार बार निकलते हैं। आप देखें, एक छोटी सी बात हुई
वोट नहीं एक्सेप्ट हुए, पूरी की पूरी आधी कौम सिर्फ 15 मिनट की दूरी के ऊपर वो फिर सड़कों पर खड़ी हो गई। आप लोगों को इस्तेमाल करें, पर आप पॉजिटिव जेस्चर दे के इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर ये जिस तरह हम पहले आपने बात की थी कि हमारे अंदर हम एक दूसरे की राय को तस्लीम भी नहीं करते। जिस तरह अगर अपनी राय दे दी है तो अगर किसी जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी राय सुनने को तैयार ही नहीं होते कि वो क्या कहना चाह रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ें हम नहीं मानते। तरक्की का एक सबसे बड़ा राज यह है कि यू मस्ट बी द गुड लिसनर। अगर आप दूसरों की बातों को सुनेंगे, वो अपना भड़ास नहीं करेगा, फिर आप अपनी बात करें। जब आप कहेंगे नहीं यार मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तो शायद लोग आपकी बात सुनना पसंद करें ही ना, वो समझे ही ना कि यार इस बंदे की बात नहीं सुनी, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं पे लोग पसंद नहीं करते। आप जाएं पहले लोगों की बातें सुनें, वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें, फिर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो आप लोगों की बातों को सुनें, लिसनिंग पावर आपके अंदर इंक्रीज होगी, मसाइल ज़्यादा हल होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हमारे पेशे हैं, अच्छा उन पेशों की भी मैं समझती हूँ कि ट्रेनिंग्स की बड़ी ज़रूरत है। अगर एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स की तरबियत भी होना बड़ी ज़रूरी है कि उन्होंने अपने पेशेंट्स को किस तरह से डील करना है। आजकल तो हम ये भी देखते हैं ना कि हमारे डॉक्टर्स के जो रवैये हैं पेशेंट के साथ, वो भी बड़े सख्त होते जा रहे हैं। अच्छा, टॉलरेंस बिहेवियर दोनों तरफ से मुश्किल है। हाँ, ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ना हम कर पा रहे हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह हमारे अपने अंदर काबिल बर्दाश्त चीज़ों का होना ना होना है, वो एक मसाइल है। जो चाहे जिस तरह का भी पेशा हो, किसी भी तरह का पेशा हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो PhD डॉक्टर है, चाहे वो MBBS डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो किसी भी तरह किसी कंपनी में है, कहीं भी डॉक्टरों को बगैर ट्रेनिंग के आप ना प्रमोट करें, ना ही आप उनसे कोई काम लें। उनको हर 2 साल, लेकिन टीचिंग में हर 2 साल बाद रिफ्रेशर कोर्स या 1 साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स चलता है। तो आप जब इदारों में ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आपको नए मसाइल का पता ही नहीं चलेगा, नए मसाइल के सोल्यूशन का भी नहीं पता चलेगा। तो जब तक आप नए मसाइल के सोल्यूशन का नहीं पता चलेगा तो फिर दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1400 साल पहले मसाइल कुछ और थे, आज कुछ और हैं। अगर आप उस पुराने इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दें, लोग कहेंगे कि ये पुराने इस्लाम को कैसे फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा मसला है, अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो पहले ट्रेन नहीं थी, नमाज का टाइम हो गया, आप ट्रेन में नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? अब ये फतवा किसने देना है? एक ऐसे बंदे ने, आप वो कहेगी थी क्योंकि ट्रेन पहले में नमाज नहीं होती तो लिहाजा आप ट्रेन में नमाज पढ़े ही ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो नए जिद्दत के मसाइल आ रहे हैं, जो हमारे रोज़ के मसले हैं, उनके ऊपर ट्रेनिंग देना हर सूरत में जरूरी है। वही टीचर्स को भी इस तरह होने चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो जो चैलेंजेस हैं उनके लिए भी उनको जो है वो असल तो टीचर्स का काम ही यही है ना कि अपने उन बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है और उनको एक ऐसी लाइफ दिखानी है कि जिसमें वो अपनी कंफर्टेबल जोन में जाके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। उसके लिए उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना ज़रूरी है। वो सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग और मोटिवेशन से ही पॉसिबल है। सिर्फ आप कोर्स पढ़ाते रहेंगे तो बच्चों को उससे पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा सर, जिस तरह हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंसाफ में इतनी देर क्यों लग जाती है? बहुत सारे हमारे यहाँ भी केसेस भी देखते हैं कि लोग जो है वो फौत भी हो जाते हैं, आगे उनके बच्चे से बच्चे डिफरेंट जो है वो केसेस चलते रहते हैं, लेकिन उनका कोई एंड नहीं होता। एक तो कोर्ट्स का एक पूरा एक सिस्टम है जो एक मुद्दत से राइज है, हम उस सिस्टम को उस तरह से अमेंड नहीं कर पाए। और उसकी शायद मैं ये समझता हूँ एक वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है वो तो और मामलात में उलझे हुए हैं, वो मामलात ख़त्म हो तो लेजिस्लेशन की तरफ आए। और लेजिस्लेशन जब होने लगती है तो फिर देखना है कि प्रायोरिटी क्या है। अभी हमने नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें तो हमें देर नहीं लगी करते हुए। इसलिए को मेरी ज़ात को उससे फ़ायदा हो रहा था, उसको मखसूस लोगों को फ़ायदा हो रहा था। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करना है। ये जैसे अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे तालीम की, हमारे ना जब हम छोटे थे अपने बुजुर्गों से सुनते थे 2 सेगमेंट हैं बेसिकली, तालीम और तरबियत। तो तालीम का सेगमेंट तो शायद जा रहा हो बेहतर, तरबियत का सेगमेंट हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया, इदारों में भी और घरों में भी। अब पेरेंट्स के पास इतना वक्त नहीं कि अपने बच्चों की तरबियत कर सके, और इदारों का फोकस है कि आपका GPA क्या है। हम वो जनरल बिहेवियर देख ही नहीं रहे। वो बच्चा जो स्कूल में आ रहा है वो बिहेव कैसे करता है, पेरेंट्स भी नहीं देख रहे कि मेरा बेटा घर में बिहेव कैसे करता है, अपने मुलाजमों के साथ बिहेव कैसे करता है, वो बाकी अपने दोस्तों के साथ बिहेव कैसे करता है। यही जो हमारा खैर से ये कौम है ना, ये बढ़ के अब वहाँ असम्बलियों तक पहुँच गई है। और अब सूरत हाल इस कदर क्रिटिकल हो गई है कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं और इखलाकी तौर पर बहुत पीछे चले गए हैं। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि हज करने वालों में भी खैर हम टॉप के करीब होते हैं,
और क्राइम में भी हम टॉप के करीब होते हैं और हमारी जुडिशरी भी खैर से बड़ा करीब करीब है उसके के जो बेहतर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीजें किसने देखनी है? ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है जो इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो वो अपनी प्रायोरिटी चेंज करें। नैब अमेंडमेंट्स की तो आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि ये इस तरह से अमेंड कर दें मुझे फायदा हो रहा है, ये इस तरह से अमेंड कर दें मुझे फायदा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और आपको कभी नहीं लगा कि जस्टिस नहीं हो रहा। आपको कभी नहीं लगा कि एक शख्स लाइन में लगा हुआ है और 20 साल के बाद पोता आया है, फिर उसके बाद और उसके फैमिली मेंबर आना शुरू हो गए हैं और दादा को तो मरे हुए एक अरसा हो गया। तो ये चीजों को देखने की जरूरत है। दूसरा, हमें अपने रवैये भी तब्दील करने की जरूरत है। कोर्ट ने एविडेंस के लिए केस रखा है, आप 6-6 डेट्स पे बंदे शहादत देने ही नहीं जाते, तो कोर्ट हेल्पलेस है, वो क्या करे? जब तक आप आएंगे नहीं, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग को आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर अच्छा जजमेंट नहीं आ सकेगा, बेहतर और जल्दी जजमेंट भी नहीं आ सकेगा। तो हमें, मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें इस सिस्टम में तब्दीली करने की जरूरत है और हमारी पहली तरजीह अब ये होनी चाहिए, हम अपने फाइनेंशियल मसाइल को देखें और हम अपनी जुडिशरी के मसाइल को भी देखें, ताकि ये चीजें जल्दी बेहतर हो और कौम को जितनी जल्दी हो डोर स्टेप पे जस्टिस मिले। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है, अभी हम देखते हैं जहां पर इस टाइम जो सूरत हाल है, लोग बड़ा डिसहार्ट हो गए हैं इस वजह से कि जो इस टाइम सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कि आप कोर्ट कचहरियों के जस्ट चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, आपको इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। एक तो ये एक परसेप्शन है, बहुत से लोगों के इंसाफ हो ही नहीं रहा। बात फिर वही है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। जितनी एजुकेशन की कमी होगी उतने मसाइल बढ़ेंगे और जितने मसाइल बढ़ेंगे उतना कोर्ट्स पे प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो फिर अच्छा जजमेंट नहीं आ सकेगा और जल्दी जजमेंट नहीं आ सकेगा। सिस्टम को ठीक करना है, सिर्फ एक कोर्ट्स का मामला नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको भी ठीक करना है, उसमें भी अमेंडमेंट्स होने की जरूरत है, उसको भी बेहतर देखने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि वहां ये सिस्टम रुक गया है, जिस हद तक इदारे खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे अभी चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं, जो इससे पहले चीफ जस्टिस थे पंजाब के, उन्होंने काफी बोल्ड स्टेप लिए थे। मंसूर अली शाह साहब अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हुए हैं, तो उन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत देखा। अब आप अपने घर में अपने सेल फोन से पता कर सकते हैं कि मेरे केस की कब डेट लगी हुई है, वो उसकी प्रोसीडिंग कितनी हो गई है, ऑलमोस्ट उसको कितना वक्त लगेगा, आप उसको एक जज कर सकते हैं। चीजें बेहतर हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद उस तरह से बेहतर उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी तेजी से होना चाहिए। और उसके लिए मैं फिर ये कहूंगा कि जब स्टेट के इदारे बाकी कामों से फारग होंगे, इधर ध्यान देंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी बेहतरी भी हो जाएगी। सही। अच्छा सर, जिस तरह हमारे नौजवान हैं माशाल्लाह, उनको जो लॉ की तरफ आना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि एक बेहतरीन लॉयर जो है वो कैसे बन सकते हैं? मैम, बड़ा बेहतर सवाल किया आपने। मैं चूंकि मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हूँ और मैं सारे खित्ते के मामलात को वहाँ लाहौर में जाके अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखता हूँ। वहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो बदकिस्मती इस बात की है कि उनको शायद हाईलाइट नहीं किया जा रहा या वो कहीं डिस्कस नहीं हो रही। एक तो हमने अपना स्टफ चेंज किया है। अब जितनी अच्छी फैक्ट्री होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट आएगा, जितना अच्छा इदारा होगा उतना ही पॉलिश्ड वो पर्सनैलिटी सामने लेके आएगा। तो पहले एक वक्त था कि वो मेरिट को नहीं देखा जा रहा था और लॉ में बहुत कसरत से लोग आ गए और फिर उससे मसाइल भी पैदा हुए, चूंकि बहरहाल जिस लेवल के लोगों की वहां जरूरत थी वो नहीं हो सका। और दूसरा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर 100 लोग लॉ ग्रेजुएट हो गए तो 100 के 100 को बार मेंबरशिप भी दे दें। वहां 12-13% से ज्यादा मेंबरशिप नहीं होती दुनिया में। और वो जो टॉप 12-13 लोग होंगे वो एक अपना निकालते हैं, एक रेशो निकालते हैं कि हमें हमारे सिस्टम में कितने लोगों को और डालने की जरूरत है और उसके मुताबिक वो फिर लोगों को लाइसेंस देते हैं। हम इस चीज को फॉलो नहीं कर सके, हमारे बाकी इदारों की तरह इस इदारे की तरफ भी तवज्जो जरा कम हो गई थी। लेकिन अभी जो लोग इलेक्ट होके आए तो बहुत सी चेंजेस की हैं हमने। इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम रोल है, उन्होंने बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की। एक तो अब ऐसे नहीं होता कि एडमिशन हो जाए, तो एक लैट एक टेस्ट है वो हम पहले लेते हैं लॉ में एडमिशन से पहले। उसके बाद जब वो लॉ कंप्लीट कर लेता तो फिर एक गैट एक टेस्ट है जो हम लेते हैं, वो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट HEC लेता है, इसमें वोकला के किसी इदारे का कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट इदारा लेता है। और दूसरा, जो 3 साल में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था तो अब उसको अमेंड करके वो 5 साल में पढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां प्रैक्टिकल वर्क भी हो। वो जो लॉयर वहां से उस इदारे से निकल के आए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सके, उसको पता हो कि किस तरह से मैंने अपने केस को प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है।
तो ये चीज़ें अब माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई हैं। तो अगले अभी वो स्टाफ आना शुरू हुआ है, तो अगले 5-7 साल में हम देखेंगे कि कोर्स का इंशाल्लाह ये जो माहौल है वो इंटायरली चेंज होगा, बेहतरी फील करेंगे हम लोग। ठीक है जी, मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रूल्स होने चाहिए हर ट्रेनिंग्स के, कि किस तरह आप जो है वो तरबियत कर सकते हैं? एक आसान सा मेथड ये है कि आप ये देखें कि पहले आपको प्रॉब्लम असेसमेंट करनी पड़ेगी कि असल में प्रॉब्लम है क्या जिसके लिए आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। क्योंकि पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी फिर आप उस हिसाब से ट्रेनिंग दें। फिर आप सामने ऑडियंस देखेंगे कि वो ऑडियंस किस तरह की है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ऑडियंस हम जैसे पाकिस्तानी अवाम बैठी हो तो ऑडियंस के ऊपर एक्टिविटी डिफरेंट लगती है। हम जैसे लोग जो है ना वो डिफरेंट किस्म की चीजें सुनना हर जगह ही हम शायद अपने मतलब की चीजें ज्यादा सुनना चाह रहे होते हैं। नहीं, आप देखिए बड़ा आसान। हाँ। हमारे अंदर बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप देखें कि मैं अपने आम रोड पे चलता हूँ, मैं गार्बेज अपनी गाड़ी से फेंक देता हूँ, फिर मैं वही बंदा हूँ, मैं मोटरवे पे जाता हूँ, मेरा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है क्योंकि मोटरवे पे एक डिफरेंट तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर मेरे जैसा बंदा दुबई चला जाता है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, मैं उनके रूल्स को भी फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ? मुझे पता है कि यहाँ फाइन ज़्यादा होना। इसलिए मैं अभी भी इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि जज़ा और सज़ा का सिस्टम जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने सिस्टम को सही तरह फॉलो नहीं कर पाएंगे। तब तक हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे बिहेवियर्स में चेंजेस आ रही हैं, हमारे बिहेवियर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा ट्रेनिंग दे दें, उसके बाद आप जज़ा और सज़ा का सिस्टम रख लें। अल्लाह पाक ने भी तो इंसान बनाया और उन्होंने जज़ा और सज़ा का सिस्टम रख दिया, तो हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं रखते जज़ा और सज़ा का सिस्टम? अब यही है कि आप फाइन, छोटा सा फाइन लगाते हैं, किसी बंदे ने थोड़ी सी गलती की, आप उसे कहते हैं 300 रुपये दे दो, 250 रुपये दे दो, 500 दे दो, तो आप वो जज़ा और सज़ा का सिस्टम इतना थोड़ा रखते हैं कि वही बच्चा जिससे आप 500 रुपये का फाइन ले रहे हैं वो 1000-1500 का रात को पिज़्ज़ा खा जाता है। तो आप उसे फाइन लगाएं 15,000, 20,000, 25,000 का, फिर आप देखें कि आपके यहाँ लोग आपके सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देंगे। फिर आपको सिस्टम बदलने की जरूरत पड़ेगी, लोगों के बिहेवियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने सिस्टम के साथ चलना होता है, लोगों के बिहेवियर के साथ हम अपने सिस्टम को नहीं चला सकते। और पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट, अपने इदारे लोगों के बिहेवियर्स के मुताबिक चलाते हैं। क्योंकि अब लोग ये कहते हैं हम ये करते हैं, नहीं, सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप सिस्टम को, लोगों को मजबूर नहीं करेंगे कि वो सिस्टम फॉलो करें, तब तक आप अपने इदारों को के मसाइल आपके होते ही रहेंगे। क्योंकि देखिए हर बंदे का बिहेवियर डिफरेंट है, हर बंदे का सोचने का अंदाज डिफरेंट है, हर बंदे का बैकग्राउंड नॉलेज डिफरेंट है, हर बंदे का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, इसलिए तो वो हमारे रेगुलेटर फरमाते हैं कि आपको सिस्टम, अगर आपने इदारों को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमारे इदारों में इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है जिसकी देखिए पूरी दुनिया में बिल गेट्स जैसा बंदा अपना जहाज़ भेज जैसे फरफा करें के लिए, वो एक छोटी सी बच्ची के लिए वो भेज, तो टैलेंट तो हमारे पास है, इसमें तो टैलेंट की कमी नहीं। उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, वो इदारे एक सिस्टम ऐसे बनाएं ताकि ऐसे लोगों को रिक्रूट कर लिया जाए। देखिए अगर आप कहना कि एक बच्चे का CGPA 3.8 आ गया है और वो ज़हीन समझा जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप लोगों के अच्छे CGPA की बेस के ऊपर उनको अच्छी पोस्ट ऑफर कर दें। मैंने बड़ी बड़ी पोस्टों पे एवरेज स्टूडेंट देखे हैं बैठे हुए, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, अदरवाइज वो गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हों बड़ी बड़ी सीटों पे। नहीं, वो आपको सिर्फ लर्निंग आपकी कितनी अच्छी है, आप अपने स्किल्स कितने अच्छे पॉलिश कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम को कितना अच्छा फॉलो कर सकते हैं, वो इदारे भी कामयाब होते हैं जो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, और वो लोग भी कामयाब होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो इदारे भी तबाह हो जाते हैं जो लोगों को फॉलो करते हैं, और वो मुल्क भी तबाह हो जाते हैं जो लोग फॉलो कराते हैं। आप श्रीलंका का हाल देख लें, आप फिर इसके अलावा अगर आप मलेशिया को देखें कितनी जल्दी तरक्की कर गई। चलें आप मलेशिया को ना ही देखें, वो तो बहुत ऊपर चला गया। आप साथ वाले बांग्लादेश को देख लें, आप उसकी करेंसी आज देख लें, आप अपनी पाकिस्तान की करेंसी देख लें। ये वही हुक्मरान हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए थे, उन्होंने अपने मुल्क को कैसे ऊपर कर लिया है। और हम यहाँ बैठ के आज भी कहते हैं कि जर्मनी ने हमसे पैसे लिए थे उधार, और आज जर्मनी देखें कितना ऊपर चला गया और हम कहाँ चले गए। चाइना ने हमसे पैसे उधार लिए थे, देखें आज चाइना कितना ऊपर चला। मतलब हम जिसको पैसे दें वो अमीर हो जाए और हम खुद गरीब होते जा रहे हैं। हम जो है हमारी मईशत जो है उसका हाल बुरा, दिन ब दिन जो है वो बुरा। उसकी वजह यह है कि हमने अपने सिस्टम का बड़ा घर खुद किया है, हमने उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया। इदारों में आज भी आप इदारों की सिस्टम पढ़ के देखें, आपको समझ आएगी। इन्होंने हर साल की ट्रेनिंग रखी हुई है। आप एजुकेशन सेक्टर में ही देख लें, हर साल ट्रेनिंग होती है। हम क्या करते हैं, वो क्लर्क को फ़ोन कर देते हैं, यार हाजिरी लगाना,
25% तुम्हारे, 75% मेरे। हम फॉलो कर रहे हैं इस तरह, ये सारों को पता होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वही ना चीजें वहीं आ जाती हैं कि करप्शन जो है वो हर चीज में है। हाँ, वो जरूरी भी है हमारे यहाँ, हम तो उसको जरूरी समझते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जो जिससे हम लोग करप्शन से पाक हो जाए। दुनिया में कहीं भी कोई सोसाइटी और कोई सिस्टम खामी और करप्शन से पाक नहीं हो सकता, उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। हमारे यहाँ कवानीन बनते बहुत हैं, उसमें अमल कम होता है, फॉलो नहीं करते। जिस दिन हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी हो जाएगी, जिस दिन हम उसको मोम की नाक नहीं समझेंगे, जिस दिन पूरी तरह कानून पे अमल होगा, आप देखेंगे बहुत बेहतर तब्दीली आएगी। ये जैसे अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ से पढ़ के गए और बहुत तरक्की कर गए हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, उन्होंने उस सिस्टम को स्ट्रांग किया है। हमारे यहाँ शख्सियात स्ट्रांग की जाती हैं, इदारों को स्ट्रांग होना चाहिए, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इदारे स्ट्रांग होते हैं दुनिया में। हमारे यहाँ दोस्त बात कर रहे थे कि उससे ज्यादा का पिज्जा आता है जितना हम जुर्माना करते हैं। जब लेजिस्लेटर जो है, जब वो लेजिस्लेशन करता है तो उसने किसी अमीर के बच्चे को सामने रख के लेजिस्लेशन नहीं करना, उसने ओवरऑल नेशन को देखना है। उस पेनल्टी को पे करना है एक आम गरीब आदमी ने भी। तो उसके बैकएंड पे तो ये होता है कि वो कहता है कि वो हर शख्स जो अफोर्ड कर सके, जो पे कर सके। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहां जजा और सजा का निजाम नहीं होगा वहां बेहतरी नहीं हो सकती। तो हमें इस सिस्टम को स्ट्रांग करना है। हमारे पास कवानीन बहुत है, अमल दरामद नहीं है। दुनिया में कवानीन कम होते हैं लेकिन उन पे अमल दरामद होता है। मुझे कोई साहब पिछले दिनों बता रहे थे कि इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा वो ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था, तो पूरी सिस्टम को फॉलो किया उन्होंने और फिर वो बेल आउट हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा तो उसको कोई ना पूछे। जिस दिन इस तरह का सिस्टम ले आएंगे, जिस दिन हम पिक एंड चूज नहीं करेंगे, जिस दिन अमीर और गरीब को देख के कानून हरकत में नहीं आएगा, जिस दिन सबके साथ हम बराबरी का सलूक करेंगे, ये बड़ी तेजी से सोसाइटी चेंज होगी। इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बेहतरी हो सकती है। शायद हमारी डायरेक्शन सही नहीं हो रही, और मैं तो शायद इससे भी एक लफ्ज आगे कहूं, शायद हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है। को हम हर शख्स हम समझते हैं ये हमारे लीडर आ गए हैं, ये हमें लीड करेंगे, कुछ अर्से बाद पता चलता है कि यार खैर से वो भी हम जैसे निकले, या उनको चलने नहीं दिया गया, या वो लीड कर नहीं पाए, या वो लीड करने की एबिलिटी नहीं थी, या उनको लीडर बनाया गया था वो लीडर थे नहीं, या लीडर थे तो उनको काम नहीं करने दिया गया। हमारे यहाँ हर इदारा अपने अपने परव्यू में वापस चला जाएगा। जिस दिन हर शख्स अपने हिस्से का काम करे और दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। अभी आप कौम को देख रहे हैं, हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, और सारे लोग हम सोशल मीडिया पे देखें तो एक तूफान आया हुआ है, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ा टेक्निकल सेगमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखें या कोर्ट्स देखें, हमें कोर्ट्स के जजमेंट का एहतराम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर खुद से हर शख्स खुद जजमेंट देने लगेगा तो फिर कैसे दुनिया पाकिस्तान में बेहतरी हो सकेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि हम कानून पे अमल करें और अपने हिस्से का काम कर दें, बस इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं किस तरह के रूल्स होने चाहिए जिसपे जो है लोगों को इस तरफ माइल करना चाहिए कि वो कानून को फॉलो करें? मैं दुनिया में कोई ऐसा कानून बनना ही, लोग बनाते भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं बनना चाहिए जिस पे अमल दरामद ना हो सके। और फिर जब आप कानून बनाएं तो फिर उस पे कोई अगली बात नहीं है कि उस पे फिर अमल ना हो। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ कवानीन बहुत है और अमल बहुत कम है। तो ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए हो, जो यकसा हो और फ्रेंडली हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गरीब के लिए कोई और कानून लागू कर दिया जाता है, एक अमीर के लिए कुछ और कानून। इसमें तो खैर दूसरी राय नहीं है कि दुनिया में जो कानून है वो सबके लिए होता है। कानून की नजर में कभी पिक एंड चूज नहीं होता। वो देखा नहीं कि कानून को ब्लैक वो पट्टी आंखों पे बधी होती है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी और अदालतों ने भी ये थोड़े देखना है कि दूसरी तरफ कौन है।
उन्होंने तो ये देखना है कि हमारा कानून क्या कहता है और उस पे मुताबिक सजा और जजा का जो निज़ाम है वो होता है। अच्छा, जिस तरह हमारे जो एक हम समझते हैं जो हमारे साइलिन आपके पास आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं लोगों के बड़े मसाइल होते हैं, लोगों के पास शायद इतना पैसा भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी बहुत सारी चीज़ें बेच बटा कर, और वो जो केस बहुत अरसे से चला आ रहा होता है उसमें भी उनको इंसाफ नहीं फराहम हो रहा होता। मैंने कहा है ना कि एक तो ये जो परसेप्शन है इंसाफ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। कोर्ट्स बहुत फैसले कर रही हैं, लेकिन कोर्ट्स भी ओवरलोडेड है। अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत पेंडिंग है। हमारे यहाँ एक सिविल कोर्ट में 200 के राउंड अबाउट केसेस की काज लिस्ट होती है। क्या ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल है कि वो 200 केसेस का फैसला एक ही दिन में कर दे? मुमकिन नहीं है। वो डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन स्टेप्स में केस आगे की तरफ चले। इस पे सारा कोई कसूर कोर्ट्स का नहीं, हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि जिस शख्स को फायदा हो रहा है वो तो रोज कोर्ट के बाहर पहुंचा हुआ है, और जिसको फायदा नहीं हो रहा वो कोर्ट प्रोसीडिंग को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता। आप एक आम इलिटरेट लिटिगेंट की बात करते हैं, मुल्क की जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा, वो कहते हैं हम वो फैसला नहीं मानते जो हमारी मर्जी का ना हो। तो एक फिर आम आदमी की क्या हम उसको एजुकेट कर रहे हैं? तो सिस्टम में कमी जरूर मौजूद है, उसको ठीक किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है, उस पर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले फोकस रवैयों पे करने की जरूरत है, तरबियत पे करने की जरूरत है। इदारों को जो है वो उसमें बेहतरी अगर लानी है तो अपने रवैये जो हैं वो पहले चाहिए। यकीनन। अच्छा, जितने भी हमारी नौजवान नस्ल है, हमारी खवातीन भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास तौर पे मैं फैमिली में माओं को और इदारों में तरबियत करने वाले लोग हैं, मैं बस यही कहूँगा कि अपनी तरबियत पे फोकस कीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं उनकी अब कौम को ज़रूरत है। जिस दिन हम बेहतर तरबियत कर लेंगे उस दिन बेहतर सिटीजन भी आएंगे, और बेहतर लॉयर भी होंगे, और बेहतर डॉक्टर भी होंगे, और बेहतर जजेस भी होंगे इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह जो है हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर कर सकते हैं और बच्चों को जो है वो उनको ट्रेनिंग्स की तरफ लाया जा सकता है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको स्किलफुल बना सकते हैं। स्किलफुल बनाने के लिए उनको अगेन आप ट्रेनिंग पे फोकस करवाएं ताकि उनकी अपनी स्किल्स पॉलिश हो सकें बेहतर तरीके से। अपने जो वालिदैन उनके हैं वो उन पर ख़ास तौर पे नज़र रखें, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, और फिर उनको पुश करें ताकि वो एक अच्छे काज के लिए इस सोसाइटी में सर्व करने के काबिल बन जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और हमेशा हम यही बात करते हैं कि जिस तरह इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल है, या हम अपने घरों की भी चीज़ों को देखें तो बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत है, अपने रवैये बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस दिन हम लोग थोड़ा अपने आप को, वो जो हमारे अंदर एक मैं है उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।